आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक ट्रांजिटिव रिलेशन लेकर हाजिर हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं आज भी ये पूरी तरह से उनके क्लियर नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आगे वो अटक जाते हैं, उनको वो क्लियर नहीं आता। तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और ये कहता हूँ कि आज ये आपको पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए हमने एक सेट कंसीडर किया है ए। एक रिलेशन हमने सपोज किया है आर, उस रिलेशन आर को हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अब यहां इस पे फोकस करना है, ये जो वर्ड है एंड, यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ है और बी का सी के साथ भी है तो ए का सी के साथ ये रिलेशन होना जरूरी है आर इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है और वही रिलेशन बी का सी के साथ भी है तो ए का सी के साथ वही रिलेशन होना जरूरी है इस आर रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव होने के लिए। अब इसमें मैंने कहा था कन्फ्यूजन कहाँ आती है, कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है। इसमें इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ नहीं है, यहाँ पर यह था कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ भी है। यहाँ पर क्या है कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ नहीं है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है तो भी हम आर को ट्रांजिटिव कहते हैं। और बुक्स में इस वाले पॉइंट को जो मैंने अभी लिखा है इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है और बी का भी सी के साथ वही रिलेशन है तो ए का सी के साथ वही रिलेशन होना जरूरी है इस आर रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन अगर ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ नहीं है तो भी इस रिलेशन आर को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेट हमने सपोज किया है, इसमें 2 एलिमेंट्स हमने रखे हैं 1 2 और ए की ए के साथ क्रॉस करके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे आए 1 1 2 1 2 2 1 2 2, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे आए हैं। अब समझते हैं। देखिए हमने इस रिलेशन से हमने 2 रिलेशन लिए हैं। ये एक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने 2 रिलेशन लिए हैं, एक यूनिवर्सल रिलेशन, एक आइडेंटिटी रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, इस पूरे सेट को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, तो हमने यूनिवर्सल रिलेशन को यहाँ पर ले लिया है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, हमें इस तरह से एलिमेंट्स को लेने होते हैं 1 1 और 2 2, यानी ये एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए, तब हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। चलिए यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं और ये देखते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। फिर हम देखते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो पहले हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में हमारा यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो 1 का अगर रिलेशन 1 के साथ है और 1 का रिलेशन 2 के साथ है, अगर 1 का 1 के साथ है 1 का 2 के साथ है तो 1 का 2 के साथ होना जरूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। ये तो हो रहा है, देखिए 1 का 2 के साथ यहाँ पर है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 1 के साथ है। अगर 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए। 1 का 1 के साथ देखते हैं है या नहीं है। देखिए 1 का 1 के साथ है। चलिए आगे देखते हैं, 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ है और 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है। अगर 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी होना चाहिए। तो 2 का 2 के साथ रिलेशन चेक करते हैं, देखिए 2 का 2 के साथ भी रिलेशन है, तो यहाँ तक ये ट्रांजिटिव बन रहा है। इसमें देखते हैं 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ रिलेशन है। अगर 2 का 2 के साथ है और 2 का 1 के साथ भी रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो 2 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखिए 2 का 1 के साथ रिलेशन है।
तो अगर हम इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स को रखकर चेक करते हैं और एक भी जगह एक भी रिलेशन इस तरह से हमारा फेल हो जाता है तो हम इसको कहेंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ सभी में इस तरह से बन जा रहा है और ये रिलेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अगर एक भी जगह ये फेल हो जाए तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर ये कभी फेल ना होए, जितने भी आप इसमें इस तरह से चेक करना चाहें, जितने भी चेक कर सकते हैं आप, अगर करें और ये चीज़ में आ जाए तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को। आइडेंटिटी रिलेशन में देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब देखते हैं 1 का अगर 1 के साथ है और 1 का अदर एलिमेंट के साथ नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था A का B के साथ है और B का C के साथ नहीं है, C यहाँ पे अदर एलिमेंट हमने ले लिया, तो 1 का 1 के साथ है। अब 1 का 1 के साथ है, 1 का अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। चलिए देखते हैं 2 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। अब अगर 2 का 2 के साथ है और 2 का अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है तो भी इस रिलेशन को हम इसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। L एक हमने सेट कंसीडर किया है। अभी L किस चीज़ का सेट है? L है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। अब इस सेट में से हमने 3 लाइंस को कंसीडर किया है, L1, L2, L3। अब इस L1, L2, L3 जो लाइंस हमने कंसीडर की है, एक रिलेशन हमें और कंसीडर करना होगा जिस रिलेशन को हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। उस रिलेशन R को हमने सपोज किया है इज पैरेलल टू, यानी L1 इज रिलेटेड टू L3, L2 का मतलब यहां पर हो जाता है L1 इज पैरेलल टू L2। अब आप समझिए L1 का L2 के साथ मैं रिलेशन ले रहा हूं, L2 का L3 के साथ मैं रिलेशन ले रहा हूं। अगर L1 का L3 के साथ रिलेशन आ जाता है तो इस R रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। L1 रिलेटेड टू L2 का मतलब यहाँ पर है L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के साथ इस रिलेशन का मतलब है कि L2 L3 पैरेलल है। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अगर L1 L3 के पैरेलल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर L1 L3 के पैरेलल है तो L1 इज रिलेटेड टू L3, ये रिलेशन हमारा आ जाता है। रिलेशन हमने लिया था L1 का L2 के साथ, L2 का L3 के साथ, और फाइनली हमारा रिलेशन L1 का L3 के साथ आ जाता है। इसलिए इस R रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। R एक रिलेशन हमने कंसिडर किया है और ये N एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, और इस रिलेशन को हमने कंसिडर किया है डिवाइड्स, यानी X रिलेटेड टू Y का मतलब है X डिवाइड्स Y। R रिलेशन का मतलब है डिवाइड्स, X रिलेटेड टू Y का मतलब है X डिवाइड्स Y। अब देखिए हमने 3 नंबर्स इस नेचुरल नंबर के सेट में से कंसीडर किए हैं X, Y, Z। X का रिलेशन Y के साथ हमने लिया है, Y का रिलेशन Z के साथ हमने लिया है, मतलब X इज रिलेटेड टू Y, इट मीन्स X डिवाइड्स Y। Y इज रिलेटेड टू Z, इट मीन्स Y डिवाइड्स Z। अब X Y को डिवाइड करता है, Y Z को डिवाइड करता है, तो हमें ये सोचना है कि अगर X Y को डिवाइड करता है, Y Z को डिवाइड करता है, तो क्या X भी Z को डिवाइड करता है? अब आप यहाँ से समझिए, 3 9 को डिवाइड करता है, 9 27 को डिवाइड करता है, तो क्या 3 27 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल उसी तरह से X अगर Y को डिवाइड करता है, Y Z को डिवाइड करता है, तो X भी Z को डिवाइड करता है, यानी X रिलेटेड टू Z हमारा आ जाता है। हम लेकर क्या चले थे? X का रिलेशन Y के साथ, Y का Z के साथ, तो हमारा X का रिलेशन Z के साथ आ जाता है। इसलिए R इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहते हैं ऑन नेचुरल नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। R एक रिलेशन हमने कंसीडर किया है ऑन N, N मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इस R रिलेशन को हमने कंसीडर किया है लेस देन। लेस देन का साइन क्या होता है? ये, यानी X इज रिलेटेड टू Y का मतलब यहां पर हो जाता है X लेस देन Y। अब ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमें 3 नंबर्स चाहिए। हमने यहाँ पर सेट लिया है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर में से 3 नंबर्स हमने कंसीडर किए हैं X, Y और Z। तो X, Y और Z को हमने कंसीडर किया है, ये तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर X का रिलेशन Y के साथ हम लेते हैं और Y का रिलेशन हम Z के साथ लेते हैं,
यानी x लेस देन y लेते हैं, y लेस देन z लेते हैं, तो क्या x लेस देन z हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा कि अगर x y से लेस है और y z से लेस है तो x z से लेस होगा। अगर x z से लेस होगा तो x इज रिलेटिव टू z हो जाएगा, और अगर x रिलेटिव टू z हमारा आ जाता है तो उसका मतलब जो r जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एक सेट हमने कंसीडर किया है डेल्टा। अब ये जो डेल्टा, ये सेट कैसा है, किस टाइप का सेट है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स हैं उसका एक सेट हमने कंसीडर किया है डेल्टा, और उसमें से हमने 3 ट्राइंगल्स को कंसीडर किया है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। इन 3 ट्राइंगल्स को हमने कंसीडर किया है, और ट्रांजिटिविटी किस रिलेशन को हमें चेक करना है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमने एक रिलेशन आर यहाँ पर लिया है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो हमें इस रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू को चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो हम डेल्टा 1 का डेल्टा 2 के साथ रिलेशन ले रहे हैं, और डेल्टा 2 का डेल्टा 3 के साथ रिलेशन ले रहे हैं। इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के साथ, और इस ट्राइंगल का इसके ट्राइंगल के साथ हम रिलेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेम साइज के हैं, उनके एंगल्स भी सेम होंगे, उनकी साइड्स भी सेम होगी। तो ऐसे ट्राइंगल्स को जिनकी साइड्स भी सेम हो, एंगल्स भी सेम हो, यानी सेम साइज के हों, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब आप समझिए, डेल्टा 1 इज रिलेटिव टू डेल्टा 3, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर ये इसके सेम साइज है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम साइज के हैं और ये 2 ट्राइंगल सेम साइज के हैं, यानी डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये दोनों सेम साइज के ट्राइंगल्स हैं, डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये दोनों ट्राइंगल सेम साइज के हैं। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाता है, इसलिए डेल्टा 1 डेल्टा 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी हम रिलेशन डेल्टा 1 डेल्टा 2 का लेकर चले, डेल्टा 2 का डेल्टा 3 के साथ लेकर चले, और फाइनली हमारा डेल्टा 1 का डेल्टा 3 के साथ रिलेशन आ जाता है। इसलिए इस आर रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एक रिलेशन हमने यहां पर लिया है आर, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया है। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर एक्स और वाई में एक रिलेशन हमने कंसीडर किया है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी एक्स में 5 को ऐड करने से वाई की वैल्यू मिलती है। लेकिन एक्स कैसा है? एक्स हमारा 4 से कम है। अब एक्स 4 से कम है, लेकिन एक्स कैसा है? एक्स और वाई दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर हैं, यानी 4x हमारा 4 से कम भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो अब आप सोचिए कि x की वैल्यू 4 से कम भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, तो हमारे x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाती है 1 2 3। देखिए 1 2 3 जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर भी हैं और 4 से कम भी हैं, 4 से छोटे भी हैं, 4 से लेस भी हैं। अब आप ये समझिए कि x में 5 को ऐड करने से y की वैल्यू मिलती है। अगर हम x को 1 यहाँ पुट कर दें तो 1 प्लस 5 कितना हो जाता है? 6, तो y की वैल्यू मिलती है 6। अगर x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करते हैं, 2 प्लस 5 कितना हो जाता है? 7, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है? 7। जब x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करते हैं तो 3 प्लस 5 कितना हो जाता है? 8, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है? 8। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर मिलते हैं इस रिलेशन R में, वो मिलते हैं 1 6, 2 7 और 3 8। ये हमारे रिलेशंस यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल जाते हैं। 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का 7 के साथ है और 3 का 8 के साथ है। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन R है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। देखिए 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 1 का रिलेशन 6 के साथ है, लेकिन 6 का यहाँ किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। 1 इज रिलेटेड टू 6 बट 6 डज नॉट बिलोंग टू अदर एलिमेंट, यानी 1 का रिलेशन 6 के साथ है लेकिन 6 का किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। आप ऐसे यहां पर समझिए 2 का रिलेशन 7 के साथ है लेकिन 7 का किसी अदर एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां पर देखिए 3 का रिलेशन 8 के साथ है लेकिन 8 का किसी अदर एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आपका ये ऐसा बन रहा है कि 1 का 6 के साथ है, 6 का अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का 7 के साथ है और 7 का किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, और 3 का 8 के साथ है, 8 का किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, तो इस आर रिलेशन को हम यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चलिए समझते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? A relation R is said to be anti-symmetric relation on A
इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए के जितने भी ए और बी टाइप की जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम ए और बी यानी कोई भी इसमें से 2 एलिमेंट्स हम लें और उनमें रिलेशन किस टाइप से लें, ए का रिलेशन बी के साथ लें और बी का रिलेशन ए के साथ लें, और ए का बी के साथ बी का ए के साथ रिलेशन लेने से इंप्लाइज ये हो जाए ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल आ जाए, तो ऐसे में इस आर रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। चलिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक सेट कंसीडर किया है, इसमें 2 एलिमेंट्स हमने रखे हैं 1 2, और एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ली है जिसमें हमें इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं। इसमें 1 का 1 के साथ रिलेशन आया है, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ रिलेशन आया है। इस रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमने सबसेट्स लिए हैं, और एक सबसेट को हमने कहा आइडेंटिटी रिलेशन और दूसरे सबसेट को हमने कहा यूनिवर्सल रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें ये एलिमेंट सेम आते हैं, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ रिलेशन। अगर इस टाइप से ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे आते हैं, जिन ऑर्डर्ड पेयर्स में ये एलिमेंट सेम हैं, तो हम इनको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, इसी सेट को जब हम लेते हैं, इस पूरे सेट को ले लेते हैं, तो इस सेट को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। इसको चेक करते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। अब आप देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी। अगर हम ए का रिलेशन बी से लेते हैं और बी का रिलेशन ए से लेते हैं, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ 1 का रिलेशन अगर 1 से लें और इस 1 का फिर 1 से लें तो 1 तो 1 के इक्वल होगा। ऐसे 2 का रिलेशन 2 से लें और 2 का रिलेशन 2 से लें तो 2 और 2 तो इक्वल होंगे, यानी यहाँ पर यह आइडेंटिटी रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन की। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या हो रहा है, 1 का रिलेशन हम 2 से लेते हैं और 2 का रिलेशन 1 से लेते हैं। अगर 1 का रिलेशन 2 से लें, 2 का 1 से लें, तो क्या ये इंप्लाइज हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं कि 1 और 2 इक्वल नहीं होते हैं, यानी यहाँ पर हमारा आएगा 1 इज नॉट इक्वल टू 2, जबकि एंटी सिमेट्रिक के लिए हमारा 1 और 2 इक्वल आना चाहिए। यानी हम ए का रिलेशन बी से लें, बी का रिलेशन ए से लें, तो इंप्लाइज होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से लिया और 2 का रिलेशन जब 1 से लेते हैं तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो इंप्लाइज हो सकता है, लेकिन 1 इज इक्वल टू 2 ये इंप्लाइज नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 और 2 इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए याद रखें कि यूनिवर्सल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि यूनिवर्सल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए एक ऐसा सेट कंसीडर करना होगा जिसमें 2 एलिमेंट से कम एलिमेंट हों, मतलब उसमें 1 एलिमेंट हो। जब उसमें 2 से कम एलिमेंट होंगे तो उससे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाओगे, उससे जो यूनिवर्सल रिलेशन बनाओगे, तो उससे जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा उस यूनिवर्सल रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी सेट में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं और आप वहाँ से यूनिवर्सल रिलेशन बनाते हैं, तो ऐसे में यूनिवर्सल रिलेशन इस टाइप से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक सेट यहाँ पर कंसीडर किया है ए, और उसमें से हमने 2 एलिमेंट्स हमने लिए हैं एक्स और वाई। अब एक रिलेशन जिसको हमें एंटी सिमेट्रिक चेक करना है कि वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है, उस रिलेशन को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। इस आर को हमने कंसीडर किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ एक्स इज रिलेटिव टू वाई का मतलब हो जाता है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। वो आप देखिएगा x का रिलेशन यहाँ y से हमने लिया है और y का रिलेशन हमने यहाँ x के साथ लिया है। x का रिलेशन y से और y का रिलेशन x से लिया है, जबकि r का मतलब हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो x इज रिलेटिव टू y का मतलब हो जाता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और y इज रिलेटिव टू x का मतलब हो जाता है y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब आप देखिएगा x यहाँ पर या तो y से बड़ा है या इक्वल है, और यहाँ पर y या तो x से बड़ा है या इक्वल है। अगर मैं ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेता, अगर x y से बड़ा है तो y x से बड़ा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो फेल हो जाती है। अब हम ये इक्वल का जो साइन यहाँ पर लगा हुआ है इस पे चेक करते हैं। अगर x इक्वल है y के,
तो क्या y इक्वल होगा x के? अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल होगा। तो इन साइंस में हम जो कॉमन है उस साइन को ले लेते हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैंने आपको बता दिया है कैसे नहीं कर रहा है। x अगर y से बड़ा है तो y x से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन वाले साइन को हम छोड़ देते हैं। अब x इज इक्वल टू y अगर लें तो y इज इक्वल टू x, ये सही हो जाता है। अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल होगा। इससे इम्प्लाइज ये हो जाता है कि x इज इक्वल टू y, और अगर x y के इक्वल आ जाए, जबकि हम क्या लेकर चले थे, x का रिलेशन y के साथ लेकर चले थे और y का रिलेशन x के साथ लेकर चले थे, और इम्प्लाइज हमारा क्या हुआ है, x इज इक्वल टू y। तो अगर ऐसा हमारा बन जाए तो r इस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। चलिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का सेट कंसीडर किया है और नेचुरल नंबर के सेट में से 2 नेचुरल नंबर्स को हमने एक्स वाई सपोज किया है। अब आप समझिएगा, हमने किसी रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक चेक करना है तो उस रिलेशन को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। इस आर इस रिलेशन को हमने कंसीडर किया है डिवाइड्स, यानी x इज रिलेटिव टू y का मतलब यहाँ पर हो जाता है x डिवाइड्स y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n, यानी जितने भी एक्स वाई हमने लिए हैं वो सभी कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो इस r इस रिलेशन को यानी डिवाइड्स को हमें चेक करना है कि ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। x का रिलेशन हम y से लेते हैं और y का रिलेशन x से लेते हैं, जबकि रिलेशन r का मतलब है डिवाइड्स, यानी x इज रिलेटिव टू y का मतलब यहाँ पर हो जाता है x डिवाइड्स y, और y इज रिलेटिव टू x का मतलब हो जाता है y डिवाइड्स x। अब ये समझिएगा आप कि x अगर y को डिवाइड करता है और y x को डिवाइड करता है तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब x और y इक्वल हैं। जैसे 2 और 2 को डिवाइड करता है और 2 को डिवाइड करता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। यानी x अगर y को डिवाइड करता है और y x को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x और y दोनों नंबर सेम हैं, यानी इक्वल हैं। अब आप समझिएगा, ये जो साइन यहाँ पर लगाया हुआ है, इस साइन का मतलब समझिएगा। एक साइन तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है और एक साइन मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब आप समझिएगा, इसको ऐसे पढ़ते हैं x डिवाइड्स y और इसको कैसे पढ़ते हैं x अपॉन y, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये साइन बिल्कुल ऐसे सीधा लगा हुआ है और इसका मतलब होता है डिवाइड्स, यानी x डिवाइड्स y, y डिवाइड्स x। अब आप फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझना। x का रिलेशन हमने y से लिया है, y का रिलेशन x से लिया है, यानी x का रिलेशन y से मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब यहाँ पर डिवाइड्स है। x इज रिलेटिव टू y का मतलब हो जाता है x डिवाइड्स y, और y इज रिलेटिव टू x का मतलब हो जाता है y डिवाइड्स x, यानी x y को डिवाइड करता है, y x को डिवाइड करता है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब x और y दोनों इक्वल हों, यानी यहाँ से इम्प्लाइज हमारा हो जाता है x इज इक्वल टू y। तो हम लेकर क्या चले थे, x का रिलेशन हमने y से लिया था, y का रिलेशन x से लिया था, और इम्प्लाइज हमारा हुआ है x इज इक्वल टू y। तो ऐसी कंडीशन में इस रिलेशन r को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। चलिए आप समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखिए, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशंस को पढ़ चुके हैं। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब आप समझिए, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। यानी आर एक रिलेशन आपका ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।